अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं कि हम लोग इसके अंदर बेसिकली कोड के अंदर जो उन्होंने कोड बुक पे दिया हुआ है उसके कोड के अंदर में से एरर्स को फाइंड करेंगे, एरर्स को लोकेट करेंगे कि भाई इस कोड के अंदर क्या इश्यूज हैं, क्या एरर है। और इसके अलावा कुछ कोड उन्होंने कोड सेगमेंट्स दिए हुए हैं, हम उनकी आउटपुट के बारे में बताएंगे कि इस कोड की आउटपुट रिस्पेक्टिव किसी भी कोड की आउटपुट क्या होगी। सो स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने उन्होंने डिफरेंट कोड्स दिए और उस कोड के अंदर जो भी एरर है वो हम लोगों ने जस्ट एरर लोकेट करनी है। एरर टाइप हमें अपने नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए कि भाई एरर टाइप क्या है, जैसे कि वो सिंगुलर वो सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है या रन टाइम एरर है। लेकिन खैर हम लोगों ने खैर यहाँ पर जो है जस्ट एरर को लोकेट करना है कि ऐसी कौन सी एरर है इस प्रोग्राम के अंदर जो यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहला पार्ट है ए, इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। तो ए में इफ एक्स और ए जो भी है एक्स है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही पहली ही लाइन के ऊपर गलती है कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जो है वो आप इस तरह नहीं लिख सकते, ये गलत फॉर्मेट है, ये आप जस्ट मैथ्स के अंदर इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर आप लोगों ने यूज करना है इस तरह से, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। ठीक है जी। तो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करने का असल पैटर्न ये है, इसलिए यहां पर ये काम नहीं करेगा। तो ये सिंटैक्स एरर है, आपने एरर को जो सिंटैक्स है वो गलत तरीके से यूज किया, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर है। और एरर भी क्या है कि आपने रिलेशनल ऑपरेटर इस तरह से यूज करना था, ना कि ऐसे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बी है, इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो खैर ऊपर वाली लाइन के ऊपर ही यहाँ पे भी गलती है, बी पे वो भी लोकेट कर लेते हैं जी। क्या है कि उन्होंने इफ की कंडीशन एक दी और उस कंडीशन के लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया, जबकि यहां पर स्टूडेंट सेमीकोलन नहीं आता, कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं आता। कंडीशन इटसेल्फ बेसिकली कंडीशन क्योंकि एक फंक्शन के तौर पे काम कर रही है, आप उसके पीछे स्टेटमेंट के तौर पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है, सेमीकोलन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है ना, तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करते। सो इसलिए यहाँ पे ये वाला मिस्टेक है, एंड देन बाकी का जो सारा कोड है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी है, इफ ए लेस देन 7 एंड 7 लेस देन बी। सी पार्ट में सॉरी, इफ की कंडीशन है a लेस देन 7 एंड 7 लेस देन b, तो इसमें भी हमारे पास ये सारा जो है आप कह सकते हैं कि जी ये एरर है, ये वाली सारी एरर है। कैसे? क्योंकि हम रिलेशनल ऑपरेटर को इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपने रिलेशनल ऑपरेटर 2 यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट से इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, a लेस देन 7, उसके लिए फिर दोबारा आप एंड का साइन लगा दें या आप और का लगा दें, इट्स अप टू यू। लेकिन आप इनको तीनों को इस तरह से लिख नहीं सकते, तीनों वेरिएबल्स को, लेटर्स को, लिटरल्स को आप इस तरह से कंबाइन नहीं कर सकते एक रिलेशनल ऑपरेटर में। इसलिए दरम्यान में यहाँ एंड आएगा, यहाँ फिर और आएगा और फिर आएगा 7 लेस देन बी। दरम्यान में कोई भी ऑपरेटर हो वो डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो वो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ये कि बेहतर है कि यहाँ पे फिलहाल हम लोग एंड को प्लेस कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन इस तरह से आएगी। इन दोनों को अलग कर देंगे, इनकी सब्स्टिट्यूशन दोनों की अलग कर देंगे। तो ये इस कोड में पार्ट सी में ये वाला एरर है। नेक्स्ट है, इफ a इक्वल्स टू b एंड, और ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि उन्होंने कंडीशन के अंदर एंड भी यूज कर लिया और भी यूज कर लिया, जबकि रिलेशनल ऑपरेटर में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, सॉरी लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि भाई आपने अगर एंड यूज करना है तो दोनों ही एंड होंगे, और यूज करना है तो 2 इस तरह की बार्स होंगे, वर्टिकल बार का जो साइन आता है ना, एंड के भी 2 और इसके भी 2। तो आपने चाहे एंड ऑपरेटर यूज करना है चाहे आपने और ऑपरेटर यूज करना है, वो 2 बार साइन डालना पड़ता है, ये उसका रूल है लिखने का। अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने एक ये डाल दिया और एक ये डाल दिया, तो इसलिए यहाँ पे ये गलती है कि आपने इसको प्लेस कर देना कि भाई यहाँ पे ये मिस्टेक है, हमें यहाँ तो ये 2 बार लिखना चाहिए या ये 2 बार लिखना चाहिए, वो जो भी है व्हाटएवर। लेकिन यहाँ पर आप उसको सिंगल टाइम इस तरह से और सिंगल टाइम इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट इज द एरर। नेक्स्ट है जी आपके पास ई पार्ट, इफ सम इक्वल्स टू 60 और प्रोडक्ट इक्वल्स टू 175, प्रिंट एफ एक्सेप्टेड %c
एंड ब्रैकेट एक्सेप्टेड परसेंटेज सी। अब यहां पे देखें स्टूडेंट कि इसके अंदर मैं ये रेस कर रहा हूं, उन्होंने एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट दी ई के अंदर, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के साथ यहां पे लिख दिया जी एक्सेप्टेड। जो भी मैसेज उन्होंने शो करवाना था, ऊपर वाली सिचुएशंस गलत हो, फॉल्स हो, सही हो, अच्छी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जस्ट ये है कि एक्सेप्टेड के बाद परसेंटेज सी के बाद अगर उन्होंने यहां पे लगाई है ब्रैकेट, कहां पे, एक्सेप्टेड के फौरन बाद, परसेंटेज सी के बाद, सॉरी यहां पे, तो यहाँ पे उसके बाद उन्होंने वो जो भी वेरिएबल था उनका वेरिएबल क्या था जी, सम का, उन्होंने सम का वेरिएबल यूज कर लिया। तो ये सारा सिंटैक्स ठीक है, लेकिन इशू कहाँ पे है, यहाँ पर, ये जगह पर, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर प्लेस नहीं करनी। आप लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज सी के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास अगर स्टार्ट हुए हैं एक्सेप्टेड के कीवर्ड के बाद, तो वो सॉरी इससे पहले, तो परसेंटेज सी फॉर्मल आइडेंटिफायर है करेक्टर टाइप का, और यहां पर फिर ये वाला आएगा, ठीक है जी। उसके बाद एक और चीज, इसके अंदर जो उन्होंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वो वेरिएबल क्योंकि उसको नहीं बताया हुआ कि वो करेक्टर टाइप का है या वो इंट टाइप का, इसलिए हमें उसके ऊपर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम परसेंटेज सी को भी चेंज कर लेते हैं। अगर उसका ऊपर वाला जो वेरिएबल है सम जो है वो वेरिएबल इंट टाइप का होता तो शायद हम इसको डी या आई लिखते, फ्लोट टाइप का होता तो हम परसेंटेज एफ लिखते, लेकिन वो मेंशन ही नहीं है कि वो किस टाइप का, तो इसलिए इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये ब्रैकेट खत्म करके वहां पर आप लोग क्या प्रेस करेंगे, डबल कोट, इन्वर्टेड कोमा जिसको हम बोलते हैं। एंड नेक्स्ट, इफ सम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45 और प्रोडक्ट ग्रेटर देन 100, प्रिंट एफ कंसिडर्ड परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी के बाद इनके फॉर्मल आइडेंटिफायर यूज करने के बाद दरमियान में आना था कोमा, जबकि उन्होंने लिख दिया प्लस सम। ये मैंने सारी लाइन बोली है आपके सामने, जो एल्स की कंडीशन में, एल्स इफ की कंडीशन लगी हुई है, एल्स इफ की कंडीशन में उन्होंने जो भी कोड लिखा है उस कोड में परसेंटेज डी जो हमारा एक फॉर्मेट आइडेंटिफायर है उसके बाद प्लस सम लिखा हुआ है स्टूडेंट, जबकि यहाँ पे प्लस की बजाय कोमा आना था। आप कोमा लगाकर देन आगे करेंगे ना, परसेंटेज डी के बाद आप ये तो नहीं लिख सकते, आप परसेंटेज डी के बाद आप यहाँ पे कोमा लगाते हो और उस कोमा के बाद आपका जो वेरिएबल बचता है पीछे वो, एंड देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है इसमें नहीं जरूरत, क्योंकि कंडीशन है तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आएगा। सो इसलिए यहाँ पर ये गलती हो गई, क्योंकि ये प्रिंट एफ है, सॉरी इसके अंदर प्रिंट एफ की कंडीशन ऐसे है, एल्स इफ की कंडीशन के बाद प्रिंट एफ में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है जी। प्रिंट एफ में फॉर्मल आइडेंटिफायर यूज हो गया और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, उसके बाद प्लस नहीं कोमा आएगा एंड देन आपका वेरिएबल और फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। सो इसलिए यहाँ पे आपने कोमा लगाना था बजाय के प्लस का साइन लगाते। उसके बाद बाकी सारा कोड ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जी नेक्स्ट। इसके अंदर अब हम लोगों ने हर कोड की आउटपुट बतानी है कि आउटपुट क्या होगी जो भी रिस्पेक्टिव कोड उन्होंने लिखा हुआ है। तो उन्होंने लिखा है जी, सबसे पहला जो कोड है हमारे पास, इंट a ग्रेटर देन इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू a प्लस b। तो इसके अंदर देखें जी, वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10, दो वेरिएबल बना दिया हम लोगों ने। उसके बाद उन्होंने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस b, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया, एंड देन इफ की कंडीशन लगा दी। इफ की कंडीशन में लिखा हुआ है इफ a ग्रेटर देन 20 एंड b लेस देन 20। इफ a इज ग्रेटर देन 20 एंड b लेस देन 20, देन आपने क्या करना है, b इज इक्वल टू एक वेरिएबल बनाना है और a प्लस b उसमें स्टोर करवा देने हैं ये वाले, एंड देन प्रिंट एफ में आपने क्या प्रिंट करना है, प्रिंट एफ में हम लोग प्रिंट करेंगे जी a इज इक्वल टू परसेंटेज डी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी और b में भी परसेंटेज डी आएगा, यानी कि फॉर्मल आइडेंटिफायर उसका भी यही है। और फिर हम लोगों ने वो दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करवा दिया, इन्वर्टेड कॉमास खत्म करके a और b ये दोनों यहां पर आ गए। अब देखें जी इसकी आउटपुट क्या होगी स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 10। तो उसके बाद उन्होंने एक कैलकुलेशन की, a इज इक्वल टू a प्लस b, तो a और b की दोनों वैल्यूज यहाँ पे ऐड होके a में स्टोर हो जाएंगी। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, a की वैल्यू बन जाएगी 17। ये एक्सेप्शनल जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये कोड का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं। तो 7, a की वैल्यू, b की वैल्यू 10 प्लस 7 इज इक्वल टू 17, a की वैल्यू बन गई 17। अब यहाँ पर a की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या है, 17 है। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 17 ग्रेटर देन 20,
कंडीशन फॉल्स हो गई, एंड पे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होती तो फिर आगे प्रोसीड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे तो एक ही कंडीशन, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है तो आगे नहीं जाएंगे। हम आ जाएंगे जी इसके बाद जो है हमारे पास कौन सा है, ये वाला कोड नहीं चलेगा, जस्ट ये कोड चलेगा, ये वाला सिर्फ कोड नहीं चलेगा, ये वाला कोड चलेगा। तो इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए इज इक्वल टू वट, ए की वैल्यू थी यहां पर 17, तो ए की वैल्यू 17 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या जी हमारे पास, फॉर्मेट आइडेंटिफायर, यहां से बी की वैल्यू ये वाली गेट करेगा और बी की वैल्यू है ऊपर 10, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट चली ही नहीं है तो इसलिए बी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये बी की वैल्यू चेंज तब होती यहां पर जब ये वाला कोड चलता, लेकिन ये तो कोड चला ही नहीं है क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स हो गई थी। इसलिए आपकी आउटपुट ए इज इक्वल टू 17 एंड बी इज इक्वल टू यही वाला 10 चलेगा और ये इस कोड की आउटपुट होगी हमारे पास। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट बी, उसके अंदर आप देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। इंट एक्स इज इक्वल टू जो है 45 है, इंट एक्स इज इक्वल टू 45। उसके बाद इफ की कंडीशन लगा रहा है एक्स प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 7, इफ एक्स और उसके अंदर एक्स प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 7 स्टैटिक लगा रहा है इक्वल्स टू और उसको कह रहा है कि अगर तो वो 455 के इक्वल हो तो कंडीशन ट्रू होगी और प्रिंट क्या हो जाएगा, लुक्स गुड, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट। तो स्टूडेंट यहां पर देखें, हम आगे बाद में चलते हैं। एक्स की वैल्यू है 45, एक्स की वैल्यू है 45, ये मेमोरी की वर्किंग है, हम अपने तौर पे वर्किंग कर रहे हैं। 45 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 7 इट विल बी 140, 7 2 14 एंड 0 40, तो 140 प्लस 45 कितना हो जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 140 प्लस 40 180 एंड 185। ले जी, तो ये तो कभी भी 455 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए आपका जो इफ का कोड है, कोड एसोसिएटेड विद इफ जो कि लिखा हुआ है लुक्स गुड, वो रन नहीं होगा, जबकि क्या स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि एल्स का कोड तो चलेगा ही, कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स का कोड चलेगा तो होप फॉर द बेस्ट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सी, चार टाइप के उसने वेरिएबल लिए हैं, दो C1 और C2, जिसमें एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है, यानी कि उसकी वैल्यू है n लिटरल के अंदर और सिंगल कोड के अंदर। इंट n1 इज इक्वल टू 5 एंड n2 इज इक्वल टू 9। ये थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, साथ साथ फिर करते हैं इसको साथ साथ सोल्व। अच्छा जी, c है n1 इज इक्वल टू 5 है, n2 इज इक्वल टू, ये सारे वेरिएबल्स हम लोग लिख लेते हैं। चार टाइप के जो वेरिएबल हैं, पहले वो c1 है और c2 है, एक वैल्यू इसमें स्टोर है, एक वैल्यू इसके अंदर स्टोर है। पहले वाले के अंदर स्टोर है जी y और दूसरे वाले के अंदर स्टोर है n। नेक्स्ट, इंट n1 इज इक्वल टू 5 एंड n2 इज इक्वल टू 9, n1 इज इक्वल टू 5 एंड n2 इज इक्वल टू 9, और ये इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं जी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर है n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, इसको टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद c1 इज इक्वल टू c2, ठीक है जी, इसको भी टर्मिनेट कर दिया और आगे फिर उसने कंडीशन लगा दी। अब पहले तो हम यहां तक पहले अपनी काम कर लेते हैं। देखिए भाई, ये दो वेरिएबल और दो वेरिएबल, ये n1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, n1 की वैल्यू उसने बोला कि n1 में प्लस 1 ऐड कर दे। n1 की वैल्यू अभी थी 5, अब क्या बन जाएगी 6, क्योंकि ये कोड तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कंडीशन नहीं लगी हुई कोई भी। c1 जो है वो c2 के इक्वल है, c2 की वैल्यू क्या है n, तो c1 की वैल्यू पहले तो थी y लेकिन अब उसकी वैल्यू c2 है और वो वैल्यू है n, तो इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी c1 की n, ठीक है जी। ये मैंने अपने लिए कोड कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब ये दो वेरिएबल्स हमारे पास नए हैं। अब उसने कंडीशन लगाई इफ n1 इक्वल्स टू n2, n1 जो है वो इक्वल्स टू n2 है, इफ n1 इक्वल्स टू n2। तो देख लेते हैं, क्योंकि दरम्यान में एंड की कंडीशन है, हमें आगे जाने की जरूरत शायद ना ही पड़े। तो n1 की जो वैल्यू है जी वो है 5, नई वैल्यू जो थी वो है 6, तो 6 अब कंसिडर की जाएगी क्योंकि वो रिसेंट लाइन पे है। 6 इक्वल्स टू n2 9, तो वो दोनों तो इक्वल ही नहीं है, क्योंकि n1 की पहली वैल्यू भी 5, वो भी इक्वल नहीं है, और n2 की तो अब n1 की जो नई वाली वैल्यू है वो तो 6 है। 6 इक्वल्स टू n2 और n2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। ले जी, ये कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो गई, हमें इसमें तो जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इफ का कोड एसोसिएटेड कोड नहीं चलेगा, एल्स का कोड देख लेते हैं। एल्स इफ में है
इफ n1 लेस देन n2। अब ये इफ का कोड नहीं चलेगा, एल्स इफ का कोड देख लेते हैं। एल्स इफ का कोड है कि अगर तो जो हमारे पास वैल्यू है n1 लेस देन n2 लेस देन n2 एंड c1 इक्वल्स टू c2। ले जी, n1 की वैल्यू जो है वो क्या है, हमारे पास नई वैल्यू 6 है, लेस देन 6 इज लेस देन n2 9। जी बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, 6 जो है वो लेस देन n2 है, n2 की वैल्यू 9, n1 की वैल्यू स्टूडेंट 6, तो 6 लेस देन 9 बिल्कुल ठीक है। एंड c1 इक्वल्स टू c2। देखिए भाई c1 की जो वैल्यू है आपकी वो है आपके पास y, और नई वैल्यू c1 की क्या थी, n। c1 की नई वैल्यू n थी और c2 की वैल्यू तो पहले से ही n है, तो ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ पे ये लगा लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब है कि m इक्वल्स टू n। नहीं जी, ये तो कंडीशन ट्रू होगी हमारी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो इसका एसोसिएटेड कोड सारा रन हो जाएगा और बाकी कोई भी कोड आपका नहीं चलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है %d लेस देन %d। जो भी प्रिंट करवाना है मैं वो प्रिंट करवा देता हूं डायरेक्टली, क्योंकि अब हमें ये पता चल गया कि जी हमारी एल्स इफ की कंडीशन चलेगी। तो एल्स इफ की कंडीशन में हमारी आउटपुट क्या होगी हम वो देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट होने वाली है वो है %d printf %d लेस देन %d। फॉर्मेट आइडेंटिफायर अभी लगा रहे हैं, बाद में देखते हैं कि यहां पे वैल्यू क्या पुट करेगा। %c इक्वल्स टू %c, ठीक है जी। और उसके बाद उसने वो सारे वेरिएबल तरतीब से लिख दिए, जिसमें है हमारे पास n1 n2 c1 एंड c2, ये सारे वेरिएबल्स उसने लिख दिए। सबसे पहला फॉर्मेट आइडेंटिफायर सबसे पहली वैल्यू को गेट करता है स्टूडेंट, दूसरे वाला दूसरे को गेट करेगा, थर्ड को गेट करेगा एंड फोर्थ को गेट करेगा। तो पहला आइडेंटिफायर की वैल्यू n1 में हमारे पास रिसेंटली क्या वैल्यू आ गई थी जी, 6 आ गया था। n2 में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी, n2 में आ गया था 9, और c एक दूसरे के इक्वल थे, c1 और c2 की वैल्यू बन गई थी n इक्वल्स टू n। तो ये हमारे पास आउटपुट होगी स्टूडेंट इस कोड की। उसके बाद है जी पार्ट डी, इंट a इज इक्वल टू 34 एंड b इज इक्वल टू 32 एंड c इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 15। तो अब हम इनमें से कुछ कोड एग्जीक्यूट करवाते हैं, देखते हैं जी कौन सा कोड चलता है और कौन सा नहीं चलता। तो जी स्टूडेंट, इसमें a इज इक्वल टू 34 है, b इज इक्वल टू 32 है, c इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 15। तो a इज इक्वल टू b प्लस c प्लस d बन जाएगा। b, c और d की वैल्यू जो है आप a में ऐड कर देंगे। b, c और d की वैल्यू ऐड होकर आ जाएगी किसके अंदर, a के अंदर। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 32 7 एंड 15, 32 7 एंड 15। ले ये सारी वैल्यूज ऐड होके a की वैल्यू बन जाएगी, जो भी वैल्यू बनती है। उसके बाद उसके ऊपर कंडीशन लगी है इफ a लेस देन 100। स्टिल अभी अगर a जो है वो लेस देन 100 है तो इफ की कंडीशन चलेगी। डेफिनेटली ये 100 से लेस देन है, क्योंकि 32 प्लस 7 39 प्लस 40 एंड ये हो जाएगा जी 50 प्लस 54, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 54। डेफिनेटली 54 जो है वो लेस देन 100 है, तो इफ की कंडीशन ही एग्जीक्यूट करेगी। जब इफ की कंडीशन चलेगी तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू a प्लस a मल्टीप्लाई बाय 2। a को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 2। a की वैल्यू अभी आ रही है 54 और वो 54 जो है वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 4 टू द 8 5 टू द 10 108 बन जाएगा। नहीं जी, a की नई वैल्यू हमारे पास आ गई है 108। उसके बाद b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। c इज इक्वल टू c प्लस d, इन दोनों को ऐड कर दें। और फिर नीचे अभी इफ का कोड चल रहा है सारा, तो इफ का कोड ये नई कंडीशन है, नेस्टेड इफ लगा हुआ है, तो इफ की कंडीशन ये भी चलेगी इफ a ग्रेटर देन b एंड c इक्वल्स टू d। तो ऊपर वाले जो वेरिएबल्स में आपके पास b और c की वैल्यू आ रही है, a की भी आ गई 108, b की वैल्यू भी आपके पास अभी मौजूद है ऊपर 7 और c की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है 15। इनके ऊपर ये वाली कंडीशन चेक करेंगे हम लोग। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, अदरवाइज हम इसकी बॉडी से बाहर आएंगे और क्या करेंगे जी, इफ की बॉडी से अगर आप लोग बाहर आते हो तो फिर आपके पास नेक्स्ट सिर्फ लास्ट कोड जो प्रिंट एफ का कोड है वो रन करेगा। क्योंकि देखें दरमियान में इफ के बाद एल्स इफ यूज किया हुआ है हम लोगों ने। यहाँ पे मैं आपको कोड समझा दूं, यहां से हमने इफ के बाद
एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट एंड देन एक अगेन इफ आ गया, वो तो इसके अंदर आ रहा है ना, ये नेस्टेड इफ है, ये तो चलना ही चलना था। अब इन दोनों के लिए हमारे पास दो कोड है, एक ये है और एक ये है। अगर ये चलता है, कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, इसकी स्टेटमेंट चल जाएगी और उसके बाद हमारा कोड जो लास्ट पे लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर इसके बाद फौरन से लास्ट जो स्टेटमेंट है प्रिंट एफ वाली, जिसमें लिखा हुआ है a इज इक्वल टू परसेंटेज डी, b इज इक्वल टू परसेंटेज डी, c इज इक्वल टू परसेंटेज डी एंड d इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और उसमें a b c d की जो भी रीसेंट वैल्यूज होंगी वो सारी आके पुट कर दी जाएंगी। इस तरह से ये प्रोग्राम आप लोगों ने फर्दर इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास e के अंदर क्या है, इंट x इज इक्वल टू 5, int x is equal to 5, y is equal to 7 and z is equal to 9, y is equal to 7 and z is equal to 9। ले जी, कॉमास, स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया हमारे पास। और उसके बाद if x mod 2 equals to 0, if x mod 2 equals to 0, पहले चेक करना जी कंडीशन ट्रू हो भी रही है कि नहीं। तो अगर x की वैल्यू यानी कि 5 का मॉड ले 2 के साथ तो 0 कभी भी नहीं आएगा डेफिनेटली, तो if की कंडीशन तो हमारे पास नहीं चलनी, ठीक है जी। ये कोड तो यहीं पे फॉल्स हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास एल्स का कोड चलेगा। एल्स का कोड क्या है, x इज इक्वल टू y प्लस z, ठीक है जी। y और z की वैल्यू ऐड कर लेते हैं, 7 प्लस 9 हो जाएगा 16, तो x की नई वैल्यू क्या बन गई 16, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कोड स्टूडेंट्स क्या है, प्रिंट एफ कर दे। वो कहता है कि जी इसको फिलहाल प्रिंट करें, आप क्या प्रिंट करना है जी, x इज इक्वल टू x की वैल्यू प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है 16, वो आपको आउटपुट में शो हो जाएगी क्योंकि फॉर्मेट आइडेंटिफायर उसके लिए यूज किया और प्रिंटिंग स्टेटमेंट यूज की हुई है, तो ये x आपका फिलहाल ये प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कोड है। इसी के साथ कोड है, इफ x इक्वल्स टू 2 और रिमाइंडर बचता है 1, फिर y को भी 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे और z को भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचे, तो फिर ये कंडीशन चलेगी। तो हम चेक कर लेते हैं कि जी अगर तो हम 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 2 जार 4 1, ठीक है जी, ये तो चल जाएगा। 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 2 जार 6 1 बचेगा, ओके ये भी चलेगा। एंड 9 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 4 2 जार 8 1 बचेगा, ठीक है जी। ये कंडीशन सारी चलेंगी, बिल्कुल ठीक है, कोड बिल्कुल सही लिखा हुआ है, राइट है। एंड उसके बाद प्रिंट ऑल आर ऑड, तो ये ऑल आर ऑड का मैसेज जो है वो आपको शो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्योंकि x की जो नई वैल्यू थी, पहली तो x की वैल्यू थी 5, अब x की जो हमने रिसेंटली वैल्यू बनाई थी x की, वो वैल्यू थी हमारे पास 16। ये जो कोड चला ये तो इसके मुताबिक चला ना, तीनों कंडीशंस ठीक है ट्रू हैं लेकिन इनके मुताबिक, लेकिन x की रिसेंट वैल्यू अब हमारे पास 16 है। और अगर हम 16 को 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि अब तो x रिसेंट लाइन वाला कोड पकड़ेगा, तो 8 2 जार 16, ये तो पूरा हो गया जी, ये तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है ये कोड भी नहीं चलेगा, इसलिए ये ऑड वाली लाइन अब प्रिंट नहीं होगी, फाइनली ये आउटपुट में नहीं आएगी। उसके बाद आ जाएगा इफ x ग्रेटर देन y और x लेस देन z, x ग्रेटर देन y और x लेस देन z। ले जी, x की वैल्यू है आपके पास 16 ग्रेटर देन y की वैल्यू है 7, और एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है और में, क्योंकि ये और ऑपरेटर है लॉजिकल में, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये ट्रू है तो ये कोड चलेगा। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, इफ x, फर्दर एक कंडीशन आ गई, इफ x ग्रेटर देन y, अगर तो x ग्रेटर देन y है, डेफिनेटली है जी, बिल्कुल ठीक है, वो हम लोग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो y प्लस प्लस कर दें, यानी कि उसमें आप y में इंक्रीमेंट कर दें। तो y में जब आप इंक्रीमेंट करेंगे, y प्लस प्लस जब करेंगे तो y की वैल्यू पहले थी 7 और अब y की नई वैल्यू क्या बन जाएगी, इट विल बिकम 8। एक आउटपुट आपकी ये आ गई, एक आउटपुट आपकी ये आ गई, जिसको वो लास्ट पे प्रिंट करवा रहा है। और z की वैल्यू वो चेंज नहीं होगी स्टूडेंट्स, वो वही रहेगी z। लास्ट पे जब वो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लगा रहा है तो उसके अंदर प्रिंट एफ में उसने x की वैल्यू प्रिंट करवाई, y की वैल्यू और z की वैल्यू। स्टूडेंट x की वैल्यू हमने रिसेंटली 16 बना ली, y की वैल्यू हमारी नए वाली 8 बन गई और z की वैल्यू जो थी वो पुरानी है, उसको चेंज नहीं आया, इसलिए वो 9 ही रहेगा। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी, फर्दर कुछ प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस होंगी इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।